नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। लोकसभा में किसानों के मामले पर अपोजिशन जमातों की हंगामा आराई के सबब हफ्ते के आखिरी दिन आज भी वक्फे सवाल नहीं हो सका और स्पीकर ओम बिरला को शोर-ओ-गुल के दौरान ऐवान की कार्रवाई को मुलतवी करना पड़ा। ओम बिरला ने वक्फे सवाल शुरू करके जैसे ही ऐवान की कार्रवाई की शुरुआत की तो अपोजिशन जमातों के बहुत सारे अरकान पार्लियामेंट के ऐवान के दरमियान में आकर तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे लगाते हुए हाथों में प्ले कार्ड उठाए नारेबाजी शुरू करने लगे। स्पीकर ने अपोजिशन मेंबरों की हंगामा आराई पर तवज्जो नहीं दी और वक्फे सवाल चलाने की कोशिश की। शोर-ओ-गुल के दौरान वक्फे सवाल थोड़ी देर जारी रहा। दरिया असना स्पीकर ने सवालात पूछने के लिए अपोजिशन के मेंबरों के नाम भी पुकारे, लेकिन वो सब हंगामा करते रहे। लिहाजा हुक्मरान जमात के मेंबरान ने सवालात पूछे और वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी उनके सवालात के जवाब दिए। जब हंगामों के दरमियान वक्फे सवाल चलाना मुश्किल हो गया तो चेयरमैन ने मेंबरान को बताया कि कोरोना वैक्सीनेशन पर अहम सवालात जारी हैं। वक्फे सवाल अहम होता है और हम सबको आवाम से मुतालिक सवालात पूछने के लिए भेजा गया है। सवाल करना हर मेंबर का हक है और यहाँ पूछे गए सवालों के लिए हुकूमत जवाबदेह है। लिहाजा तमाम मेंबरों को अपनी निशिस्तों पर जाकर वक्फे सवाल चलने दें। जब स्पीकर की इन बातों का असर उन अरकान पर नहीं हुआ जो हंगामा कर रहे थे तो ओम बिरला ने ऐवान की कार्रवाई 6 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। क्वेश्चन नंबर 71 और 78 को क्लब किया जाता है। माननीय मंत्री जी, 71 और 78 को क्लब किया जाता है। श्री विंसेंट पाला जी, श्री विंसेंट पाला जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। Sir, the statement is laid on the table of the House. श्रीमती सजदा अहमद, श्रीमती सजदा अहमद। क्वेश्चन नंबर 78, माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर 78। श्री राजन विचारे, माननीय मंत्री जी। Sir, the statement is laid on the table of the House. श्री दीपक वेद, माननीय सदस्यगणों, मैं अपने देश के वैज्ञानिकों को सभा की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं। इन्होंने इतने कम समय में इतने उन्नत किस्म के वैक्सीन तैयार किए और पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया। उम्मीद करता हूं कि वे आगे भी इसी तरीके से सेवा में अपना योगदान देते रहते हैं। मैं माननीय सदस्यगणों से फिर आग्रह करूंगा कि अगर वह इस प्रश्नों पर, महत्वपूर्ण प्रश्नों पर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कृपया अपने अपने स्थान पर जाकर विराजें ताकि हम सदन की कार्रवाई सुव्यवस्थित तरीके से चला सकें। सभा की कार्रवाई आज शाम 6 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। राज्यसभा में कांग्रेस के नायब रहनुमा आनंद शर्मा ने जुमे के रोज कहा कि हुकूमत हालिया तीनों ज़रई क़वानीन को वापस ले और उनकी जगह पार्लियामेंट के अगले इजलास में नए क़वानीन पेश करे। कांग्रेस इन तीनों क़वानीन की हिमायत करेगी। आनंद शर्मा ने ऐवान सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक की बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि हुकूमत को जमहूरी अमल और राय अम्मा का एहतराम करना चाहिए। हुकूमत एक कमेटी तश्कील दे और किसानों से बात करे और तीनों ज़रई क़वानीन को वापस ले। उन्होंने कहा कि हुकूमत पार्लियामेंट के अगले इजलास में नए क़वानीन मुतारिफ करवाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उन नए क़वानीन की पूरी हिमायत करेगी। आनंद शर्मा ने कहा कि मुल्क कोरोना वबा के बहरान से इज्तिमाई कोशिशों और यकजहती से उभरा है। रियासती हुकूमतों और अवाम ने हुकूमत की मुकम्मल हिमायत की है, लेकिन हुकूमत के कुछ फैसलों ने किसानों को कोरोना के वबा के इस बहरान में सड़क पर लड़ने पर मजबूर कर दिया है। हुकूमत को इस पर गौर करना चाहिए। श्रद्धांजलि पेश करना चाहता हूं। कारोबार बंद हो रहे थे, पर कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद जो हालात बने हैं वो देश को मालूम है और उन लोगों को जिनके रोजगार गए, जिनकी दिहाड़ी गई, आमदनी गई, वो परिवार जो तबाह हो गए, वो व्यवसाय जो हमेशा के लिए बंद हो गए। ऐसी परिस्थितियों में
जब भारत था तो किसानों को मजबूर किया गया अपने न्याय और अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए। ये जो परिस्थिति बनी है उसकी जिम्मेवार हिंदुस्तान की सरकार है। मैं अब आगे बढ़ने से पहले अपनी ओर से अपने दल के और तमाम लोगों की तरफ से श्रद्धांजलि पेश करना चाहता हूं उन 194 किसानों को जिन्होंने अपने प्राण दिए हैं इस संघर्ष के अंदर। मैं श्रद्धांजलि भारत के डॉक्टर्स को, कोरोना वॉरियर्स को भी देता हूं। हम अपनी सहानुभूति दिल्ली पुलिस के उन अफसर और कर्मचारियों को भी देते हैं जिन्होंने 26 जनवरी को जिस घटना की जांच होनी चाहिए कि वो कैसे हुई, जैसे बाजवा साहब ने कहा था, जिनको उसमें जो जख्मी हुए हैं, किसी को यह अधिकार नहीं कि जो लोग अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं उन पे किसी तरह का हमला हो, चोट पहुंचाई जाए। लाल किले की घटना से पूरा देश आहत हुआ है, पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अब प्रस्ताव की बात है। बहुजन समाज पार्टी के सतीश चंद्र मिश्रा ने जुमे को ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज में दिल्ली की सरहदों पर किसानों को रोकने के लिए खारदार तारों और बाड़ लगाने और खंदकें खोदने पर सख्त एतराज़ात करते हुए कहा कि वो अपने लिए खुद खंदक खोद रहे हैं। मिश्रा ने सदर के खिताब पर शुक्रिया की तजवीज़ पर बहस में शरीक होते हुए कहा कि किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। किसान अन्नदाता हैं और वो अपने हकूक़ के लिए एहतजाज कर रहे हैं और उनके खिलाफ गद्दारी के मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये इंतहाई काबिल मजम्मत है। किसान हमारे भाई हैं, उनके बच्चे हमारे बच्चों की तरह हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों को माहाना 500 रुपये देकर खरीदना चाहती है। ये हुकूमत किसानों पर नए ज़रई क़वानीन नाफिज करना चाहती है। अगर किसान इन क़वानीन को पसंद नहीं करते हैं तो फिर इन पर जबरन उन्हें क्यों थोपा जा रहा है। फैसला करते हैं। हमारे लिए भी झंडा जो है, इस देश का तिरंगा जो है, वो जान और शान और हर चीज के लिए सबसे ऊपर है और हम लोग भी उसके अगर कोई भी उस पर दाग लगता है तो हम लोग उसको सह नहीं सकते। ऐसे लोग जिन्होंने इसमें लगाने की कोशिश की है और लाल किले में चढ़ करके उन्होंने तिरंगे झंडे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनको मैं आखिरी में 2 मिनट आपसे इसलिए मांग रहा हूं कि प्रेसिडेंशियल, अभी आपने चूंकि कह दिया था कि किसान का अलग होगा और वो अलग नहीं होगा तो एक साथ होगा, तो इसलिए दोनों पे बात करना जरूरी है। तो इसलिए मैं बहुत ही शॉर्ट में अपने प्रेसिडेंशियल जो एड्रेस है उसके बारे में और बातें जो है उनके बारे में कुछ बातें कहूंगा। जहां तक आज देश में अनएम्प्लॉयमेंट इस कदर बढ़ गया है कि मैक्सिमम स्तर पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ है। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, जिस तरह से आपने 15 लाख रुपए देने का वादा किया था गरीबों को उस सालाना, लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां जाने का काम हो रहा है। ये सब डीमोनेटाइजेशन का असर है। उसके बाद से आज के रोज पीएचडी स्टूडेंट्स जो हैं वो भी क्लास 4 की नौकरी के लिए दरखास्त लगाते हैं तो लाखों में दरखास्तें आती हैं। इस स्थिति में आज हम लोग पहुंच गए हैं। एजुकेशन की पॉलिसी आपने ऐसी बनाई है जिसमें कि आप ये नहीं देख रहे हैं कि एक पीएचडी को कहते हैं कि आप नर्सरी पास बच्चे को पढ़ाने का काम करिए, वो भी उसके पहले एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करिए। इसकी वजह से जो अनेकों एमबीए हैं, जो और पढ़े लिखे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, जो पहले पढ़ाने का काम करते थे, जिन्होंने हम लोगों को भी पढ़ाने का काम किया। वो कोई पीएचडी होल्डर्स या खाली वही नहीं थे जिन्होंने पढ़ाने का स्कूलों में काम किया, वो ग्रेजुएट्स भी थे, पोस्ट ग्रेजुएट से पढ़ाते थे। आज आपने एलआईसी को बेचने का जो डिसीजन लिया है वो बहुत ही घातक है। 49% पहले आप स्टेक बेच रहे थे, अब आपने 75% बेचने का। शिवसेना लीडर संजय रावत ने सदर जमहूरिया की तकरीर पर शुक्रिया की तजवीज़ पेश करने के दौरान मरकजी हुकूमत को जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई। शिवसेना लीडर ने जुमे के रोज पार्लियामेंट में अपनी तकरीर के दौरान ऐसे लोगों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने के लिए हुकूमत की तनकीद की जो ज़रई क़वानीन के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। किसानों के ताल्लुक से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अरकान पार्लियामेंट सहाफ़ियों पर मुल्क से गद्दारी के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। आप उनके साथ किस तरह का सलूक कर रहे हैं। यौम जमहूरिया के दौरान दिल्ली में हुए वाक़े पर संजय रावत ने कहा कि यह जाहिर किया जाना चाहिए कि किसने लाल किले पर चढ़कर हंगामा खड़ा किया, वो किसके करीब है और क्यों इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।
उन्होंने मजीद कहा कि लाल किले पर तिरंगे की बेइज्जती हुई है, इससे वजीर आजम अफसरदा हैं, मुल्क भी गमजदा है, लेकिन तिरंगे की बेइज्जती करने वाला दीप सिद्धू किसका आदमी है। उन्होंने पूछा कि हुकूमत इस सिलसिले में कुछ क्यों नहीं बता रही है। रावत ने यह भी कहा कि अभी तक आपने दीप सिद्धू को क्यों नहीं पकड़ा। करने वाले मंजीत सिंह, धर्मेंद्र सिंह और भी ऐसे बहुत से पत्रकार हैं या लेखक है, उसको हमने इस कानून के तहत, देशद्रोह के कानून के खिलाफ मुकदमा ठोक दिया है। मुझे लगता है कि हमारे कानून के किताब में से सब आईपीसी धाराएं खत्म कर दी और सब देशद्रोही की धारा एक वही रख दी है। डोमेस्टिक वायलेंस हो तो भी देशद्रोह का मुकदमा आप ठोक देंगे। पंतप्रधान मोदी हमारे लिए आदरणीय है, देश के प्रधानमंत्री जी का हम सम्मान करते करते रहेंगे। उन्हें प्रचंड बहुमत मिला है देश चलाने के लिए, हमें मानते हैं, लेकिन बहुमत जो होता है वो अहंकार से नहीं चलाया जाता। बहुमत बड़ा चंचल होता है। हमारे मराठी के एक संत है तुकाराम, संत तुकाराम, उसने कहा है निंदकाचे घर असावे शेजारी। उसका मतलब है जो आपका निंदक है, जो आपके ऊपर क्रिटिसाइज करता है, आपको आईना दिखाता है, वो आपके आसपास रहना चाहिए, उसका घर आपके बगल में रहे। लेकिन आज ऐसा है कि जो निंदा करे, जो टीका करे, आप उसको बदनाम कर देते हो। जैसे किसान आंदोलन, जिस तरह से इस किसान आंदोलन को भी बदनाम करने की कोशिश या साजिश चल रही है, मुझे लगता है देश के प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं है, किसानों के लिए ठीक नहीं है, हम सब के लिए ठीक नहीं है। 26 जनवरी को लाल किले पर तिरंगे का अपमान हुआ, उससे हमारे प्रधानमंत्री बहुत दुखी हो गए, पूरा देश दुखी हो गया। लेकिन लाल किले पर तिरंगे का अपमान करने वाला जो कोई दीप सिद्धू है, वो कौन है, किसका आदमी है, उस बारे में तो आप नहीं बताते। वो किसका आदमी है, उसको किसने ताकत दी है, ये सिद्धू अब तक पकड़ा नहीं गया। लेकिन 200 से ज्यादा किसान इस प्रकरण। वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने जुमे के रोज कहा कि हुकूमत नए ज़रई क़वानीन में तरमीम के लिए तैयार है, लेकिन इसके ये मायने नहीं है कि क़वानीन में किसी तरह की गलती है। नरेंद्र सिंह तोमर ने सदर के खुतबे पर शुक्रिया की तहरीक के दौरान ऐवान बाला में तकरीर में मुख्तलिफ सवालात का जवाब दे रहे थे। मरकजी वजीर ने कहा कि ज़रई मसनूआत की पैदावार के कारोबार से मुताल्लिक़ नए क़वानीन में इल्तिज़ाम किया गया है कि किसान अपनी पैदावार मुल्क में कहीं भी फ़रोख्त कर सके और APMC के बाहर जो ज़रई मसनूआत का कारोबार होगा उस पर मरकज़ी या रियासती हुकूमत की जानिब से कोई टैक्स नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि APMC मंडी के अंदर रियासती हुकूमत का कानून मंडी फ़ीस आयद करता है, जबकि APMC मंडी के बाहर मरकज़ के कानून में किसी भी तरह की फ़ीस का इल्तिज़ाम नहीं है। नए ज़रई क़वानीन के हवाले से तहरीक चला रही किसान तंजीमों को दी गई तरमीम की तजवीज़ पर उन्होंने कहा कि हुकूमत ज़रई क़वानीन में तरमीम को तैयार है, लेकिन इसके ये मायने क़तई नहीं है कि क़वानीन में कोई गलती है। का मामला हो, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का मामला हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही गंभीरता के साथ, साहस के साथ जो निर्णय किए और उन निर्णयों का जिस प्रकार से 100% पालन में राज्य सरकारों ने, नागरिकों ने भूमिका निभाई, वह निश्चित रूप से अविस्मरणीय है। इस दौरान बहुत सारे कोरोना वारियर, उनका देहांत भी हुआ, बहुत सारे नागरिक भाई हमसे बिछड़ गए, कई संसद के साथी हमसे बिछड़ गए। निश्चित रूप से उसका भी दुख सारे देश को और हम सब लोगों को है। लेकिन ये भारत के लोकतंत्र और हमारी इन परंपराओं का ही परिणाम है कि प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प और देश की ताकत दोनों ने मिलकर इस पूरी महामारी पर नियंत्रण प्राप्त करने की एक सफलतम कोशिश की। और आज हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो महामारी है, इस महामारी से निपटने के लिए भारत
पूर्ण रूपेण सक्षम है। एक पीपीई किट बनाना हमारे लिए मुश्किल होता था, आज हम पीपीई किट दूसरों को देने की स्थिति में आ गए हैं। जिला अस्पतालों तक में वेंटिलेटर की सुविधा हमारे यहाँ नहीं हुआ करती थी। यह सुविधा जिला स्तर के अस्पतालों से नीचे तक। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने बजट 2021-22 के हवाले से मोदी हुकूमत पर एक मर्तबा फिर से हमला बोला है। मोदी हुकूमत पर तनकीद करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बजट में मुल्क का दिफा करने वाले जवानों से धोखा हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी के दोस्तों पर मरकूज बजट का मतलब यह है कि मुखालिफ हालात चीनी जारहियत से जूझ रहे जवानों को कोई मदद नहीं, मुल्क की हिफाजत करने वालों के साथ धोखा हुआ है। इससे कबल राहुल गांधी ने इल्जाम आयद किया था कि इस बजट में इंतहाई छोटी और दरमियानी यानी छोटी सनतों के साथ धोखा किया गया। उन्होंने ट्वीट किया था कि वज़ीर आला मोदी के सरमायादारों पर मरकूज बजट का मतलब यह है कि जद्दोजहद कर रही MSMEs को कम सूद पर कर्ज नहीं मिलेगा और GST में भी राहत नहीं दी जाएगी। ज़राई कानूनों की मुखालिफत में एहतजाज कर रहे किसान हफ्ते के रोज मुल्क भर में चक्का जाम करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने बताया कि हफ्ते के रोज दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ये चक्का जाम होगा। हालांकि भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में रोड जाम नहीं करेंगे। यहाँ के जिलों में ओहदेदारों को सिर्फ मेमोरेंडम पेश किया जाएगा। टिकैत ने कहा कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि कुछ लोग वहां तशद्दुद फैला सकते हैं। किसानों के चक्का जाम के मद्देनजर दिल्ली NCR में CRPF की 31 कंपनियों की तैनाती 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा दी गई है। दिल्ली में तैनात CRPF की सभी यूनिट से कहा गया है कि वो अपनी बसों पर लोहे का जाल लगा लें। हरियाणा के DGP मनोज यादव ने बताया कि SP जिलों में किसानों से बात कर रहे हैं ताकि कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। पुलिस की तरफ से ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की जाएगी। तहरीक को मजबूती देने के लिए आज से उत्तर प्रदेश और राजस्थान में किसान पंचायतों की सीरीज शुरू की गई है जो फरवरी के आखिर तक चलेगी। इनका इनेकाद राष्ट्रीय लोकदल RLD की तरफ से किया जा रहा है। RLD ने पिछले हफ्ते किसान तहरीक को साथ देने का ऐलान किया था। अगर आपने होम लोन, ऑटो लोन या किसी भी तरह का लोन लिया है तो ये अभी सस्ता नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रिजर्व बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी MPC ने रेपो रेट को 4% और रिवर्स रेपो रेट को 3.35% पर बरकरार रखा। उधर RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने 2021-22 के लिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP में 10.5% की ग्रोथ का अंदाजा जताया है। RBI से कर्ज लेने पर बैंक जिस रेट पर ब्याज चुकाते हैं उसे रेपो रेट कहा जाता है। वहीं अपनी बचत RBI के पास रखने पर बैंकों को मिलने वाला ब्याज रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। RBI हर 2 महीने में ब्याज दरों पर फैसला लेता है। ये काम 6 मेंबर वाली कमेटी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी MPC करती है। 1 फरवरी को बजट पेश होने के बाद 3 से 5 फरवरी तक हुई MPC की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। MPC की पिछली 3 मीटिंग्स में भी रेपो और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ था। Real market is a public good. Would you like to qualify that? Say that it is a public good not for all stakeholders, but for some stakeholders. Because for savers, it has definitely not been a public good. They are getting negative real rates of interest. So 2 questions, Governor. With regard to the MPC deciding, you said that earlier one member had a different point of view. This time, both components of our decision, whether it relates to the rate or it relates to the stance, both the decisions this time are unanimous. And even in the last meeting also, both the decisions were unanimous. And with regard to orderly evolution of the yield curve, we had said public good. And I would not agree that it is only for one segment of the market, that is the GSEC market. Basically, the GSEC yields are the benchmarks on which the entire corporate bond markets and all the bonds are priced. So the bond pricing as well as the host of other activities, other segments of the financial market, the corporate bond market. पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जुमे के रोज एक बार फिर इजाफा हो गया। इस वक्त मुल्क में पेट्रोल की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर हैं। दिल्ली, हैदराबाद के अलावा दीगर शहरों में डीजल के दाम भी तारीखी लिहाज से आला सतह पर हैं।
32 पैसे इजाफे के साथ हैदराबाद में आज फी लीटर पेट्रोल की कीमत 90 रुपये 42 पैसे हो गई है। इसमें कल 33 पैसों का इजाफा हुआ था। ऐसे ही 32 पैसों के इजाफे के साथ हैदराबाद में आज डीजल की कीमत 84 रुपये 14 पैसे 84 रुपीज 14 पैसा फी लीटर हो गई है। इसमें कल भी 32 पैसे का इजाफा हुआ था। मुंबई के मानखंड इलाके में भयानक आतिशबाजी का वाकया पेश आया। जराये के मुताबिक ये आग एक गोडाउन में लगी। इसमें किसी के हलाक या जख्मी होने की कोई इतला नहीं है। आज दोपहर 2:45 बजे लगी इस आग पर काबू पाने 19 फायर टेंडर्स की खिदमत हासिल की गई और कई घंटों की मशक्कत के बाद उस पर काबू पाया गया। नहीं जाने देना मुझे जब तक काट नहीं। अरे वीडियो में कमी दिख रही है आप। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10 करोड़ 53 लाख से ज्यादा हो गया। 7 करोड़ 70 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 22 लाख 92 हजार से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े worldometers.info वेबसाइट के मुताबिक हैं। इसी दौरान स्वीडन और डेनमार्क ने मुल्क में इन्फेक्शन रोकने के लिए कई सख्त कदम उठाए थे। अब दोनों मुल्क वैक्सीनेशन पर जोर दे रहे हैं। दोनों ही मुल्क कुछ महीने डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट जारी करेंगे। हिंदुस्तान में टोटल एक्टिव केसेस यानी जिनका इलाज चल रहा है उनकी तादाद घटकर 1,48,000 रह गई है। मुल्क के मौजूदा एक्टिव केसेस की तादाद जुमला मुतासरीन के का परसेंटेज अगर हम देखें तो 1.44% रह गई है। हालांकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक मामलों में गिरावट को वैक्सीनेशन के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मरकजी हुकूमत के तहत दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में वहां के एक एक्सपर्ट उन्होंने बताया कि टीकों से एंटीबॉडी बनने में लगभग 42 दिन लगते हैं, जबकि वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू होकर सिर्फ 19 दिन हुए हैं। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस की 169 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और एक फर्द की मौत हो गई है। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,95,270 हो गई है। हलाकतों की तादाद 1,607 हो गई है। जीएचएमसी के हदूद में 31 नए केसेस दर्ज हुए हैं। हिंदुस्तान में अब तक 44,49,552 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। दुनिया के बाकी मुल्कों के मुकाबले हिंदुस्तान में सबसे तेज वैक्सीनेशन का अमल चल रहा है। यहां सिर्फ 18 दिन में ही 40 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा दी गई। अमेरिका में 20 दिन और इसराइल ब्रिटेन में इतनी ही आबादी में वैक्सीनेशन होने में 39 दिन लगे थे। मध्य प्रदेश में अब तक सबसे ज्यादा 73.6% हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 5 फरवरी को शाम 6 बजे तक हमारे देश में कुल 52,90,474 बेनिफिशियरीज को कोविड का टीका लगाया जा चुका है और इसके लिए 1,04,781 सत्र आयोजित किए गए हैं। So friends, as on 5th February 2021, 6 p.m, a total of 52,90,474 beneficiaries have been vaccinated for COVID-19 and for which a total of 1 lakh मरकजी हुकूमत ने लोकसभा में कहा है कि लोगों को मुल्क में कोरोना के खिलाफ तेजी से वैक्सीन लगाए जा रहे हैं और उनकी जरूरत के मद्देनजर हिंदुस्तान में बनाए जाने वाले कोविड-19 वैक्सीन की फराहमी दूसरे ममालिक को भी की जा रही है। लोकसभा में जुमे के रोज एक ज़मनी सवाल के जवाब में वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अफगानिस्तान, मंगोलिया, म्यांमार, अमान
समेत 22 ममालिक के कोविड के खिलाफ हिंदुस्तान में तैयार की जाने वाली वैक्सीन के मुतालिबे आए हैं और उसे फराहम करने पर गौर किया जा रहा है। मैं माननीय सदस्य को ये सूचित करना चाहता हूं कि इस समय हमारे को भारत को दुनिया के 22 देशों से वैक्सीन लेने के लिए मांग मिली है। इन देशों का नाम है अफगानिस्तान, अल्जीरिया, बांग्लादेश, बहरीन, भूटान, ब्राजील, इजिप्ट, कुवैत, मालदीव्स, मॉरिशस, मंगोलिया, मोरक्को, म्यांमार, नेपाल, निकारागुआ, ओमान, पैसिफिक आइलैंड्स, सऊदी अरेबिया, सिचिलीज, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और यूएई। इन देशों में से 15 से ज्यादा देशों को वैक्सीन ऑलरेडी दी जा चुकी हैं। ये ग्रांट असिस्टेंस के रूप में भी और कॉन्ट्रैक्टेड डोजेज के रूप में भी दी गई है। 2 फरवरी का अगर मैं आपको डाटा बताऊं तो 56 लाख डोजेज जो है वो ग्रांट के रूप। फाइजर ने हिंदुस्तान में अपने कोविड-19 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी लेने के लिए दाखिल करदा दरखास्त को वापस लेने का फैसला कर लिया है। यहां काबिल जिक्र है कि इससे कबल कंपनी को बरतानिया और बहरीन में वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन हिंदुस्तान में इस अमल के लिए दाखिल दरखास्त को वापस लिया जा रहा है। फाइजर के तर्जुमान ने इस सिलसिले में कहा कि अपने कोविड-19 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी पाने के लिए फाइजर ने 3 फरवरी को ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग में हिस्सा लिया था। मीटिंग में हुए गौर खौस और हमारी समझ की बुनियाद पर मंजूरी के लिए मजीद जानकारियों की जरूरत होगी, लिहाजा कंपनी ने इस वक्त अपनी दरखास्त वापस लेने का फैसला किया। तर्जुमान ने मजीद कहा कि हालांकि फाइजर अथॉरिटी के साथ जुड़ा रहेगा, क्योंकि बाकी जानकारियां इकट्ठा करने के बाद कंपनी फिर से मंजूरी के लिए दरखास्त करेगी। फाइजर अपनी वैक्सीन को हिंदुस्तान में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दिलाने के लिए पुरअज़्म है, ताकि इस वैक्सीन को मुस्तकबिल में इस्तेमाल करने के लिए दस्तयाब कराया जा सके। इंडिया और इंग्लैंड के बीच चेन्नई में पहला टेस्ट खेला जा रहा है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 3 विकेट पर 263 रन बना लिए। दिन के आखिरी ओवर यानी 90वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने डोमिनिक सिबली को एलबीडब्ल्यू किया, वो 87 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान जो रूट 128 रन बनाकर नॉट आउट पवेलियन लौटे। रूट ने टेस्ट करियर की 20वीं सेंचुरी लगाई। रूट का ये 100वां टेस्ट है। वो 100वें टेस्ट में शतक जड़ने वाले दुनिया के 90वें और इंग्लैंड के तीसरे खिलाड़ी हैं। उन्होंने लगातार 3 टेस्ट में शतक लगाया है। वो 98, 99 और 100वें टेस्ट में शतक जड़ने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने। चेन्नई टेस्ट से पहले रूट ने श्रीलंका के खिलाफ इसी महीने 2 टेस्ट में 2 सेंचुरीज लगाई थी। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में 228 रन और दूसरे टेस्ट में 186 रन बनाए थे। शेयर बाजार के लिए बीता कारोबारी हफ्ता बढ़त वाला रहा। इस दौरान सेंसेक्स में 4,445 और निफ्टी में 1,290 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। हफ्ते भर में इतनी बड़ी बढ़त पिछले साल अप्रैल में देखने को मिली थी। जुमे के रोज सेंसेक्स 117 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 50,731 पर और निफ्टी 28 पॉइंट्स ऊपर 14,924 पर बंद हुआ। आज शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स ने पहली बार 51,000 और निफ्टी 15,000 के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचे और उन्हें पार किया, लेकिन रिजर्व बैंक की जानिब से रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई तब्दीली न लाने के फैसले की वजह से बाजार ऊपरी सतह से फिसल गया। हरमैन शरीफैन की जनरल प्रेसिडेंसी के चेयरमैन अल शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदैस ने मस्जिद हराम में आने वाले बुजुर्ग नमाजियों और मुतमरीन को हरम मक्की में नकलो हम की सहूलत फराहम करने के लिए मोटर गाड़ियों की नई सर्विस का इफ्तिताह किया। डॉक्टर अब्दुल रहमान ने मस्जिद हराम में नमाजियों और मुतमरीन के लिए मोटर गाड़ियों की सहूलत के इफ्तिताह के मौके पर बात करते हुए कहा कि इस नई खिदमत का मकसद अल्लाह के मेहमानों और नमाजियों को मस्जिद हराम में आमद और रफ्त की सहूलत फराहम करना है। उन्होंने मस्जिद हराम में नमाजों के दौरान कोरोना वबा से बचाव के लिए तमाम ज़रूरी तदाबीर अख्तियार करने, समाजी फासला रखने, सैनिटाइजर से हाथों की सफाई और चेहरे को मास्क से ढांपने की ज़रूरत पर जोर दिया।
नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।